नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़ीनिया शर्जील की कलम से लिखा हुआ नावल, जो कि बनी बेस पर है। खून बहा पर लिखा गया है। इसमें थोड़ा सा रोमांस भी है और ये थोड़ा सा बोल्ड भी है। नावल को सुन के अपनी कीमती राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें, ताकि हमारे राइटर्स की हौसला अफजाई होती रहे और वो बहुत अच्छे नावल्स लिखते रहें, ताकि आपको सुनने में और पढ़ने में मज़ा आए। चलते हैं नावल की जानिब। मोबाइल में बजने वाले अलार्म को बंद करके वो जल्दी से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली, ताकि रोशाने की हवेली से निकलने से पहले उससे जाकर मिल ले। नींद के मारे उसकी आंखें अभी भी बोझल थीं जब उसे सामने से आता हुआ तैमूर खान नहीं दिखाई दिया और जाले उसके सीने से जा टकराई। अपनी आंखें क्या कमरे में रखकर बाहर निकली हो तुम? तैमूर खान, जो कि अपने कमरे से निकलकर अपनी ही धुन में चला जा रहा था, बुरी तरह जाले से टकराया। साथ ही नागवारी से उसको देखता हुआ बोला, मैं अपनी आंखें कमरे में रखूं या फिर बंद करके चलूं? मगर तुम्हारा अपने आप के बारे में क्या ख्याल है छोटे खान साहब? कभी अपनी आंखों को भी सर से नीचे उतार लिया करो, ताकि सामने से आता हुआ बंदा तुम्हें दिखाई भी दे। जाले अपनी नाक सहलाती हुई तैमूर खान को देखकर बोली। वो रोशाने से सिर्फ 2 साल ही तो बड़ी थी, मगर फिर भी तैमूर खान को तुम करके मुखातिब किया करती थी। मैं सुबह सुबह तुम्हारे मुंह लगना ज़रूरी नहीं समझता। चलो अपना रास्ता नापो। तैमूर खान बिगड़े हुए तेवरों के साथ जाले को देखता हुआ बोला, क्योंकि वो उससे बिना डरे उल्टी सीधी बातें किया करती थी। इस्माइल खान साहब की वजह से वो जाले को काफ़ी बर्दाश्त करता था। बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे लोगों को मुंह लगाने के औकात मुकर्रर किए हैं तुमने। मुंह लगना ज़रूरी नहीं समझते, मगर जानबूझकर टकराना ज़रूरी समझते हो। जाले आखिरी जुमला मुंह में बड़बड़ाती हुई जानने लगी। तभी गुस्से में तैमूर खान उसकी कलाई पकड़ी। क्या बकवास किया तुमने अभी? तैमूर खान गुस्सीले लहजे में जाले से पूछने लगा। वो अक्सर उसे गुस्सा दिलाया करती थी। मैंने क्या बकवास कर दी? अभी तुम्ही ने तो बकवास की है। मेरा मतलब है बोला है कि अपना रास्ता नापो। मैं तो अपने रास्ते जा रही हूँ। जाले उसके गुस्से की परवाह किए बगैर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली, तुमने बोला मैं तुमसे जानबूझकर टकराया हूँ। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं तैमूर खान के अभी। तैमूर खान उसका हाथ छोड़कर इस्तजाज़िया हंसता हुआ बोला, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। बल्कि मेरी तो दुआ है आज के कोई तुम्हें छठी का दूध याद करवा दे। जाले तैमूर खान को कहती हुई फ़ौरन वहाँ से भाग गई, जबकि तैमूर खान नागवारिशों से भागता हुआ देखकर सर झटक खुद चला गया। जाले सरदार इस्माइल खान के दोस्त की इकलौती बेटी थी, जिसे सरदार इस्माइल खान अपने दोस्त और उसकी बीवी के इंतकाल के बाद हवेली लेकर आ गया था। 8 साल जाले बहुत जल्द सबसे मानूस हो गई थी, कुबरा खातून और तैमूर खान के अलावा। जाले की खाला भी मौजूद थी। कुबरा खातून या सरदार इस्माइल खान की इजाज़त से महीने 2 महीने बाद वो अपनी खाला से मिलने जाया करती थी। बलोगत की मंजिल तय करने के साथ न जाने कब जाले का दिल उससे बागी हुआ, जिसको जाले को खबर नहीं हुई। वो दिल ही दिल में तैमूर खान को चाहने लगी, मगर दिल की ये बात किसी को भी बताने से डरती थी। इम्तिहान कब शुरू हो रहे हैं तुम्हारे? तैमूर खान कार ड्राइव करता हुआ रोशाने से पूछने लगा। ड्राइवर की बजाय वो खुद सुबह ही सुबह रोशाने को हॉस्टल तक छोड़ने निकल आया था। रोशाने पहले भी उससे कभी खुद से मुखातिब नहीं करती थी, मगर वो कल रात वाले तैमूर खान के रवैये से खौफजदा हो गई थी। 2 माह बाद रोशाना ने सर झुकाए उसे मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके बाद खामोशी से घर बैठ जाना, कोई ज़रूरत नहीं आगे बढ़ने की। तैमूर खान ड्राइविंग करता हुआ बोला तो रोशान ने सर उठाकर तैमूर खान को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? सही तो कह रहा हूँ। मज़ीद पढ़ लिख कर करना क्या है तुम्हें? ज़्यादा पढ़ाई वैसे भी लड़कियों का दिमाग ख़राब करती है, और मेरे साथ आकर ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें अपना दिमाग दुरुस्त रखना पड़ेगा, वरना तो तुम मुझे अच्छी तरह से जानती ही हो। अब की बार तैमूर खान रोशाने को देखकर बोला। रोशाने ने दोबारा सर झुका लिया। वह पलकें झपककर आंखों की नमी अपने अंदर उतारने लगी। अब ऐसी तो कोई बात नहीं की तुम्हारे खान ने तो तुम आंसू बहाने बैठ गई? कहीं मेरी कल वाली हरकत से तो नहीं डर गई?
तैमूर खान उसका झुका हुआ सर देखकर बोला और गोद में रखा हुआ रोशाने का नाजुक हाथ पकड़कर पूछने लगा, जबकि अपने दूसरे हाथ से वो स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा था। कल रात मैं मीनाबाई के कोठे पर था। वहाँ दोस्तों ने कुछ ज़्यादा ही पिला दी, इसलिए नशे में तुम्हारे साथ बदसलूकी कर बैठा। तैमूर खान बिल्कुल नॉर्मल लहजे में रोशाने को बताने लगा, जबकि उसकी बात सुनकर रोशाने हैरत और अफसोस से तैमूर खान को देखने लगी। अब तुमसे थोड़ी ना कुछ छुपाऊंगा। शादी तुम्ही से करनी है तो फिर तुमसे कैसा पर्दा? तैमूर खान ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसे आंख मारता हुआ बोला। वो अपना कारनामा बिना किसी खौफ या शर्मिंदगी के खुद अपने मुंह से उसे बता रहा था। जिस शख्स के साथ वो चंद लम्हे नहीं गुजार सकती थी, पूरी जिंदगी भला कैसे गुजारती? रोशाने का दिल चाहा वो कार से उतर जाए, मगर वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। इसलिए तैमूर खान से अपना हाथ छुड़वाने लगी, मगर ऐसा करने पर तैमूर खान ने उसका हाथ मजीद सख्ती से पकड़ रखा। खान प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, रोशाने ने हिम्मत जमा करते हुए उससे बोली। खान ने तो तुम्हारा पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ना है। तुम इस हाथ की बात करती हो? एक बार खान के कमरे में आ जाओ, फिर देखना ये खान तुम्हारे पर पुर से कैसे काटता है। तैमूर खान रोशाने की आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखता हुआ बोला, जो उसकी मर्दानगी को बुरी तरह ठेस पहुंचा रही थी। वो जानता था रोशाने उससे बचने की खातिर पढ़ाई के बहाने शहर में जायपनाह तलाश करती है। तैमूर खान उसे मजीद जिच करने के लिए ड्राइविंग के दौरान रोशाने का हाथ अपने होंठों तक ले जाने लगा। खान प्लीज़, उसकी घटिया हरकत पर रोशाने ने तकरीबन चीखती हुई बोली। तब अचानक सामने से आती हुई गाड़ी तैमूर खान की गाड़ी से टकरा गई। जैगम शमरोज़ जतोई की कॉल अटेंड करता हुआ ड्राइविंग के दौरान उससे बात कर रहा था। तब अचानक सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर उसने ब्रेक लगाई, मगर सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा गई। एक कौन है साले, तू अंधे की औलाद? तैमूर खान गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता हुआ सामने गाड़ी वाले पर चीखा। किसको अंधा बोला तुमने? जैगम उस फजूल इंसान के चीखने पर खुद भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला। उसने तो बरवक्त ब्रेक लगा भी दी थी, जबकि वो शख्स खुद रोंग साइड से न सिर्फ अपनी गाड़ी ला रहा था, बल्कि उसकी गाड़ी का बोनेट भी डैमेज कर चुका था। तैमूर खान ने गौर से सामने खड़े शख्स को देखा। साल भर पहले ही तो उसने उस शख्स को शहर में देखा था। तब नौशाद मुलाजम ने तैमूर खान को उसके बारे में बताया था। जैगम जतोई, शमशेर जतोई का पोता, यानी मेरे चचा ज़ाद ज़रयाब खान के कातिल का बेटा। तैमूर खान जैगम को देखता हुआ बोला तो जैगम के गुस्से में तने हुए नकूश ढीले हुए। वह समझ गया सामने खड़ा शख्स सरदार अकबर खान का पोता है, जिसके बारे में सिर्फ उसने सुना ही था कि वो काफ़ी गुस्सीला और बदतमीज़ तबीयत का मालिक है। वह आज उसे पहली बार देख रहा था, जबकि गाड़ी में बैठी हुई रोशाने घबराकर उस अजनबी को देख रही थी, जिसकी गाड़ी से टक्कर होने से कम तैमूर खान अपनी घटिया हरकत में कामयाब नहीं हो सका था। उसने सर पर ओढ़ी हुई चादर से अपना मुंह छुपाया। बाहर आने जाने में या किसी गैर मर्द की घर में मौजूदगी पर अक्सर कुबरा खातून से चेहरा छुपाने का हुक्म देती थी। यू पीठ दिखाकर कर कहाँ जा रहा है? सिर्फ धोखेबाजी और पीठ पीछे वार करने की आदत है तुम सालों की। इस वक्त बंदूक मेरे हाथ में होती तो सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार देता। जैगम तैमूर खान को देखकर कुछ बोले बिना अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था तो उसे तैमूर खान की आवाज़ सुनाई दी। जैगम ने वापस आकर उसकी गाली देने पर ज़ोरदार मुक्का तैमूर खान के जबड़े पर जड़ा। उसके मुख पर मुक्का मारने के बाद जैगम का हाथ नहीं रुका था। उसने एक के बाद एक मुक्का तैमूर खान के मुंह पर मारना शुरू कर दिए। खुद भी उसको 2-3 बार तैमूर खान के मुक्के पड़े, मगर वो उस पर बुरी तरह पिल पड़ा था। सुबह की वजह से सड़क पर लोग ना होने के बराबर थे और जो लोग मौजूद थे वो दूर से ही तमाशा देख रहे थे, क्योंकि वो लोग यहाँ के रिहायशी थे और दोनों को जानते थे। इसलिए बच बचाव करवाए बगैर खामोशी से तमाशा देखते रहे। रोशानी अपना सांस रोके हुए सामने तैमूर खान और उस अजनबी को जानवरों की तरह लड़ते हुए देख रही थी, मगर थोड़ी देर बाद ही वो अजनबी तैमूर खान को मार मार कर उसके मुंह से खून निकाल चुका था। हाथ में हथियार पकड़कर अपने आप को ताकतवर समझ लेना दलेरी नहीं होती। सुना था कि सरदारों ने बहुत खतरनाक कुत्ते पाले हैं,
मगर आज अंदाज़ा हुआ वो कुत्ते काटते कम और भौंकते ज़्यादा हैं। गाड़ी के बोनट पर बेसूध पड़े तैमूर खान पर जैगम ने मुक्का मारते हुए कहा। तभी उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली। प्लीज़ इनको छोड़ दें, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, गलती हमारी थी। हमारी कार के टकराने से आपकी कार का नुकसान पहुँचा। रोशाना ने जब देखा कि तैमूर खान बिल्कुल ढेर हो गया है, कोई भी आगे बढ़कर उस शख्स को रोक नहीं रहा, तब वो घबरा कर गाड़ी से उतरती हुई बोली। जैगम तैमूर खान का गिरेबान छोड़कर बहुत गौर से रोशाना को देखने लगा। यकीनन वो उसकी अप्पो की बेटी थी। वही चेहरा, वही रंग रूप, वही नैन नकोश। वो बिल्कुल अप्पो जैसी दिखती थी। उसकी पैदाइश के वक्त जैगम ने उसे देखा था और अब 18 साल बाद देख रहा था। रोशाना ने देखा वो अजनबी शख्स उससे कुछ बोले बिना बस घूरे चला जा रहा था, तो रोशाना ने जल्दी से अपनी चादर से चेहरा छुपाया, जो गाड़ी से उतरने के बाद जल्दी में बुखलाहट की वजह से छुपाना भूल गई थी। जाकर गाड़ी में बैठो फौरन। तैमूर खान ने भी जैगम का रोशाना को घूरना महसूस किया जब भी रोशाना को झिड़कता हुआ बोला। रोशाना जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। जैगम एक नज़र रोशाना पर डालकर तैमूर खान को घूरता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्या ज़रूरत है तुम्हें बिला वजह उससे झगड़ने की? फिरोज़ लाला ने साल भर पहले बताया था मुझे, सरदार अकबर खान का पोता काफ़ी झगड़ालू और बदतमीज़ टाइप का है। ऐसे लोगों से बिला वजह उलझना नहीं चाहिए। शहर पहुंचने के बाद जैगम ने शमरोज़ जतोई को रात में सरसरी अंदाज में आज सुबह वाला वाक़या बताया, तो शमरोज़ जतोई उसे समझाता हुआ बोला। रुबाब के जाने के बाद जैगम शमरोज़ जतोई से काफ़ी अटैच हो गया था और यह वाबस्तगी शमरोज़ जतोई की बीवी या बच्चों की बिल्कुल बुरी नहीं लगती थी। वो उसे भी अपनी फैमिली समझते थे। चाचू, मैं उसे बिला वजह नहीं झगड़ा, गलती उसी की थी और फिर वो खुद ही मुझसे उलझने लगा। तब मैं उसकी दादागिरी निकालता हुआ यहाँ पहुँचा। मगर अब बात ये नहीं है जिसकी वजह से मैंने आपको ये सारा किस्सा सुनाया है। अब बात यह है कि उसके साथ उसकी गाड़ी में मैंने अप्पो की बेटी को देखा। जैगम को सुबह से ही बार बार रोशाना का चेहरा याद आ रहा था। तभी वो शमरोज़ जतोई को सारा किस्सा बताने लगा। शमरोज़ जतोई के साथ साथ वहाँ बैठी रमशा भी चौंकी, जो कि काफ़ी देर से खामोशी से उन दोनों चचा भतीजे की बातें सुन रही थी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो वो रुबाब की बेटी थी? हो सकता है वो कोई दूसरी लड़की हो। जैगम के इतने वसवक से कहने पर शमरोज़ जतोई उससे पूछने लगा। माजी में जो भी कुछ हुआ, शमरोज़ जतोई आज तक रुबाब से अपना दिल बुरा नहीं कर सका। वो रुबाब की बातें अक्सर रमशा और जैगम से नॉर्मल अंदाज में किया करता। अलबत्ता हवेली में रुबाब का जिक्र नहीं किया जाता था। रुबाब की मौत की खबर सुनकर वो काफ़ी दिनों गमज़दा रहा था। रुबाब की बेटी को देखने के लिए अक्सर शमरोज़ जतोई का दिल मचल जाता, मगर वो नहीं चाहता था कि किसी भी बात को लेकर दोनों ख़ानदानों में दोबारा कोई तजाद उठे। चाचू, 100% वो अप्पो की बेटी थी, बिल्कुल बनी बनाई अप्पो। अगर आप खुद उसको देखते तो आपको यकीन आ जाता। जैगम दोबारा शमरोज़ जतोई को अपनी बात का यकीन दिलाता हुआ बोला, तो शमरोज़ जतोई खामोश हो गया। उसे अपनी बहन की याद आने लगी। वैसे कितनी हैरत की बात हो शमरोज़, जिस बहन से आप आज तक इतनी मोहब्बत करते हैं, आपने पलटकर उसकी बेटी की खबर तक नहीं ली। रमशा शमरोज़ जतोई को खामोश देखकर बोली, तो शमरोज़ जतोई समेत जैगम भी रमशा को देखने लगा। अगर मैं पलटकर उसकी खबर लेता और यह खबर अकबर खान या बाबा साई को लग जाती तो बहुत बुरा होता रमशा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि हमारा सरदार कबीले से दोबारा किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो। तुम्हें नहीं मालूम, इन लड़ाई और झगड़ों में सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है, किसी एक तरफ का नहीं बल्कि दोनों तरफ का। और जैगम, जो आज तुमने किया है वो कोई अच्छी हरकत नहीं थी। आइंदा मैं ना सुनूं फिर तुम उस लड़के से या सरदार कबीले के किसी दूसरे फ़र्द से लड़े हो। शमरोज़ जतोई रमशा को बोलकर साथ ही जैगम को भी तंबी करके सोफे से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। शायद वो जैगम के मुंह से रुबाब की बेटी का जिक्र सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। वैसे जैगम, अगर रुबाब की बेटी बिल्कुल उसी की जैसी लगती है फिर तो वो भी बहुत खूबसूरत होगी। रुबाब की मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो तो काफ़ी खूबसूरत थी। रमशा जैगम को देखती हुए उससे पूछने लगी। जैगम को एक बार फिर रोशाना का चेहरा याद आया। इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज़,
बात करने का लबो लहजा, उसका परेशान होना, घबराया सा, डरा सहमा सा रूप, और ख़ास कर उसका अचानक अपने आंचल से चेहरा छुपा लेना। ज़ैगम रमशा को बताते बताते खुद कहीं खो सा गया था, जबकि रमशा उसकी कैफियत को देखकर मुस्कुराने लगी। यानी मैं ये समझूं कि वो तुम्हें तुम्हारी अप्पो से ज़्यादा अच्छी लगी और हमें सरदारों से दोस्ती में पहल कर लेनी चाहिए? रमशा शरारतन बोली। पहले तो ज़ैगम रमशा को बेख्याली में देखने लगा। क्या हो गया आपको? मुझे क्या पटवाने का इरादा है अपने शोहर से? रमशा की बात का मफहूम समझकर और उसके मानी खेज मुस्कुराहट देखकर ज़ैगम उसे घूरता हुआ बोला और उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। मेरी दिल से दुआ है जल्दी कोई ना कोई वसीला बने और रुबाब की बेटी वापस हमारे पास आ जाए, तुम्हारी दुल्हन के रूप में। आखिरी बात रमशा ने मजाक में बोली, जिस पर ज़ैगम अपनी बेख्याली में बोले हुए लफ्ज़ों पर शर्मिंदा होता हुआ उसे आंखें दिखाकर कमरे से बाहर निकल गया। हिम्मत कैसे की उस बदबख्त ने सरदार अकबर खान के पोते पर हाथ उठाने की। नौशाद को बोलो 4 आदमी लेकर जाओ और हमारे दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाकर आए। तैमूर खान रोशाने को लेकर शहर नहीं गया था, बल्कि वापस हवेली ले आया था। कुबरा खातून ने अपने पोते की हालत देखी तो जलाल में आते ही सरदार इस्माइल खान से बोली, अम्मा हजूर, पहले पूरी बात तो मालूम हो। शमशीर जतोई के पोते ने ऐसा क्यों किया? जब भी कोई कदम उठाया जा सकता है, ऐसे कैसे 4 आदमियों को उनकी तरफ भेज दूँ? पहले मुझे तैमूर से पूरा किस्सा मालूम कर लेने दे। सरदार इस्माइल खान कुबरा खातून का गुस्सा ठंडा करता हुआ बोला। इस्माइल खान अपने बाप की तरह सुलझू और नरम तबीयत रखने वाला आदमी था, हर बात को समझने बूझने के बाद फैसला करने वाला, जबकि उसका बेटा तैमूर खान बिल्कुल कुबरा खातून का परतू था। इस्माइल खान शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो उसे दुबक कर नहीं बैठना चाहिए, जंगल में उसी का कानून चलना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? कुबरा खातून अपने बेटे को आंखें दिखाती हुई बोली। दादी हजूर, ये बात बाबा हजूर को समझ में नहीं आने वाली। वैसे भी उस ज़ैगम चतोई ने सरदार तैमूर खान से टक्कर ली है, और तैमूर खान माफ़ करने वालों में से या दरगुजर करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मालूम करवा लिया है वो शहर में किस जगह रहता है, उसका ऑफिस कहाँ है। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। तैमूर खान कुबरा खातून के कमरे में आता हुआ उससे बोला, जिस पर कुबरा खातून खुश होकर उसे देखने लगी, जबकि सरदार इस्माइल खान खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वो कुबरा खातून के सामने तैमूर खान को समझाने का इरादा नहीं रखता था। मगर उसने सोचा था बाद में वो अपने बेटे को समझाएगा कि बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। कमरे में उस वक्त कुबरा खातून और तैमूर खान मौजूद थे। तब रोशाने ने बात करने की गर्ज से कुबरा खातून के कमरे में आई, मगर वहाँ तैमूर खान को देखकर सोच में पड़ गई कि बात करे या नहीं करे। ए लड़की, अपने मुंह से कुछ बोलेगी भी या यूं ही मट्टी की बुत की तरह खड़ी रहेगी? कुबरा खातून, जो कि रोशाने के बोलने के इंतज़ार में थी, उसे खामोश देखकर सख्त लहजे में गोया हुई। दादी हजूर, मैं शहर जाना चाहती हूँ, वरना पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो जाएगा। आप अगर इजाज़त दे तो आज शाम ड्राइवर के साथ निकल जाऊँ? रोशाने सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में कुबरा खातून से बोली। इस वक्त उसने तैमूर खान को देखने से मुकम्मल गुरेज किया था, जो उसके झुके हुए सर को गुस्से में देख रहा था। दुश्मन चुकन्ना हो चुका है, घर में एक तूफ़ान आया पड़ा है और तुझे अपने सैर सपाटों से फुर्सत नहीं मिल रही। शाम तो हो चुकी है, अब क्या आवारा औरतों की तरह रात गए निकलना है? खूबसूरत जवान जहान लड़की को ऐसे ही भेज दूँ? कोई ज़रूरत नहीं है अब हफ्ता भर घर से बाहर जाने की। कुबरा खातून रोशाने को अच्छी तरह घुरकती हुई बोली। रोशाने अपना सा मुँह लेकर कमरे से बाहर जाने लगी। चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। रोशाने ने सर उठाकर तैमूर खान को देखा। हुक्म देने वाले अंदाज में उसी से मुखातिब था। वो जी कहती हुई कमरे से बाहर निकलकर किचन में चली गई। उसे मालूम था अब उसे शहर नहीं जाने दिया जाएगा, उसकी पढ़ाई तक रोक दी जाएगी। उसे क्या मालूम था तैमूर खान की पिटाई करने वाला उसके ख़ानदान का कोई दुश्मन था, और अब वो उसकी पढ़ाई का भी दुश्मन बन जाएगा। वो तैमूर खान के लिए चाय बनाते हुए आंसू बहाने लगी। रोशी, बच्चे यहाँ क्या कर रही हो? पूरे घर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे मोबाइल पर हमना की कॉल आई थी, पूछ रही थी कि आज कॉलेज क्यों नहीं पहुँची। बताया ना तुमने उसे? यहाँ देखो मेरी तरफ, क्यों रो रही हो ऐसे?
जरीन जो रोशाने को किचन में देखकर बात करती हुई उसके पास आई, मगर रोशाने को रोता हुआ देखकर हैरत से उससे पूछने लगी, बता दें आप कॉल करके हमना को कि अब रोशाने कभी भी कॉलेज नहीं आएगी। रोने की वजह से उसकी आंखें एकदम से सुर्ख हो चुकी थीं। रोशाने जरीन को देखती हुई बोली, अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ है, तुम्हें बताओ तो मुझे। जरीन अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ करती हुई पूछने लगी, दादी हजूर ने मना कर दिया कॉलेज जाने के लिए, कह रही हैं 1 हफ्ते के बाद जाना। मुझे नहीं लगता वो हफ्ते बाद भी मुझे कॉलेज जाने देंगी। जरीन को बताते हुए रोशाने को मज़ीद रोना आने लगा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तालीम ऐसे ही अधूरी छुड़वाने दूंगी? सुबह तक सब्र कर लो, बड़े खान को कहती हूँ, कल वो तुम्हें खुद शहर छोड़ कर आएंगे। अब रोने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में जाकर चाय पियो। जरीन उसे प्यार से बहलाती हुई बोली, यह तो मैंने खान के लिए बनाई है, उन्हें पीनी थी चाय। रोशाने चाय से भरा हुआ कप पकड़ती हुई उसे बताने लगी। साथ ही उसे थोड़ा सा इत्मीनान भी हुआ था कि इस्माइल खान कुबरा खातून से बात करके खुद उसे कल शहर ले जाएगा। अरे तो फ़ौरन लेकर जाओ ना, मालूम नहीं है 5 मिनट देर हुई तो गुस्सा आ जाना है उसे। जरीन रोशाने से कहकर खुद किचन से बाहर निकल गई। सुना है ठुकाई हो गई है। वो गुस्से में अपने कमरे में टहलता हुआ रोशाने का इंतज़ार कर रहा था। तब जाले उसके कमरे में आती हुई बोली। उसके दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पर तैमूर खान ने गुस्से में घूरते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मेरा मतलब था तुम्हारी गाड़ी ठुक दी किसी ने। वैसे कौन था वो जीदार आदमी जिसने दिन दिहाड़े छोटे खान से पंगा ले लिया? जाले उसके तेवर देखकर एकदम तमीज़ के दायरे में आती हुई संजीदगी से उससे पूछने लगी, तुम मेरे कमरे से खुद जाओगे या मैं तुम्हें धक्के देकर अपने कमरे से निकालूं? जाले का मजाक उड़ाता हुआ है लहजा तैमूर खान का खून खोलने लगा। तभी तैमूर खान दांत पीसता हुआ जाले से पूछने लगा, उफ, ये फटा हुआ होंठ, ये सूझा हुआ गाल, उस पर ये बिला वजह का रोब, यूं ही थोड़ी ना पागल बनाते हो तुम मुझे। जाले के बोलने की देर थी कि तैमूर खान जाले को बाजू से पकड़कर कमरे के दरवाजे के करीब लाया। इज्जत शायद रास नहीं, धक्के देकर ही अपने कमरे से निकालना पड़ेगा। हर वक्त मेरे सामने ही अपना शोखापन मत दिखाया करो। तैमूर खान ने गुस्से में बोलते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाया। अरे छोड़ो मेरा बाजू, नहीं दिखा रही तुम्हें कुछ शोखापन। अच्छा सॉरी बाबा, गुस्सा तो थूक दो। तैमूर खान को गुस्से में देखकर जाले उसे मनाती हुई बोली, मगर सच तो ये था कि वो उसे गुस्से में ही प्यारा लगता था, जब भी वो उसे हर बात पर गुस्सा दिलाती थी। वो काम की बात बोलो जिसके लिए तुम मेरे कमरे में आई हो। तैमूर खान जाले का बाजू छोड़ता हुआ अब भी संजीदगी से जाले से पूछने लगा। बड़े खान का मैसेज देने आई हूँ, उन्होंने अपने कमरे में फ़ौरन बुलाया है तुम्हें। जाले उसे सरदार इस्माइल खान का मैसेज देने लगी। बाबा हुजूर से जाकर बोल दो 10 मिनट में आ रहा हूँ। तैमूर खान की बात सुनकर जाले उसको मुस्कुरा कर देखने लगी। अब क्या हुआ, किस बात पर दांत निकल रहे हैं अब तुम्हारे? तैमूर खान जाले को मुस्कुराता हुआ देखकर पूछने लगा। तसव्वुर में तुम्हें पिटता हुआ देखकर सोच रही हूँ, क्या मज़ेदार सीन होगा जो मैंने मिस कर दिया। मुझसे लकी तो अपनी रोशाने ही रही जिसने पूरा सीन एंजॉय किया होगा। जाले तैमूर खान का मजाक उड़ाती हुई बोली थी। कमरे का दरवाज़ा वो पहले ही खोल चुकी थी। अपनी बात मुकम्मल करके बगैर तैमूर खान के तासुरात देखे वो फुर्ती से कमरे से निकल गए। खान ये क्या कर रही हैं, दुपट्टा छोड़े मेरा। रोशाने तैमूर खान के कमरे में चाय रखती हुई पलटने लगी, तभी अपने पीछे खड़े तैमूर खान को देखकर साइड से निकलने लगी। तैमूर खान ने उसके सर से दुपट्टा खींचा तो रोशाने बेसख्ता बोली, दिल नहीं लगता तुम्हारा हवेली में? कौन इंतज़ार कर रहा है शहर में, जवाब दो। तैमूर ने रोशाने का दुपट्टा छोड़कर उसे दीवार की तरफ धक्का दिया। वह दीवार से जा लगी। तैमूर खान लंबे लंबे डग भरता उसके पास आया और उससे पूछने लगा, खान कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो शहर कॉलेज के लिए। रोशाने ने अपने दिफा में बोलना चाहा तो तैमूर ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। उस कमीने के सामने गाड़ी से बाहर क्यों निकली थी तुम? तैमूर खान कड़े तेवरों से रोशाने को घोरता हुआ पूछने लगा। आपको बचाने के लिए, कसम ले लें। वो अपने बालों को तैमूर खान की मुट्ठी से आज़ाद करवाते हुए हिम्मत करके अपने दिफा में बोली, मुझे बचाने के लिए या उसके हाथों मार खाता देखने के लिए? तैमूर खान उसके बालों को ज़ोर से झटका देता हुआ बोला,
वो आज सुबह अपनी होने वाली धुलाई और थोड़ी देर पहले जाले की बातों का गुस्सा उस मासूम पर उतारने लगा। रोशाने ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। उसे नहीं मालूम था कि तैमूर खान उसे अपने कमरे में बुलाकर उस पर इस तरह गुस्सा करेगा। चेहरा क्यों नहीं छुपाया उसे अपना? कैसे देख रहा था वो कमीना? तैमूर खान गुस्से में उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाता हुआ पूछने लगा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी खान, प्लीज़ मुझे जाने दें। उसे अब तैमूर खान से डर लगने लगा था। न जाने वो गुस्से में उसके साथ क्या कर दे। रोशाने डरती हुई तैमूर खान से बोली, अगली बार अगर ऐसी कोई गलती हुई तो ये खूबसूरत चेहरा किसी दूसरे को तो क्या, तुम्हारे खुद के देखने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो कमीना अगर ज़िंदगी में दोबारा सामने आए तो गलती से भी उसे अपना चेहरा मत दिखाना। इस चेहरे को देखने का हक सिर्फ और सिर्फ तैमूर खान का है, किसी दूसरे का नहीं। तैमूर खान ने बोलते हुए उसके बालों को झटके से छोड़ा। वो दीवार से जड़कर रोती हुई नीचे बैठती चली गई। तैमूर खान उसके सामने सोफे पर बैठता हुआ चाय पीने लगा। हाँ हाँ, आज का प्रोग्राम डन है। सुना है मीना बाई ने कुछ नया माल मंगवाया है, चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, फ़िलहाल दूर से ही चेक करने का इरादा है, बस रात में 2-3 घंटे के लिए आ रहा हूँ। सोफे पर बैठा हुआ चाय पीता हुआ अपने दोस्त से मोबाइल पर बात कर रहा था, जबकि रोशाने उसकी ऐसी गुफ्तगू पर मुलामत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और इस्माइल खान कमरे में आया। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तैमूर? तुमने कुछ कहा है इसे? सरदार इस्माइल खान, जो कि तैमूर से बात करने के लिए आया था, वहाँ रोशाने को सामने दीवार से चिपक कर नीचे बैठे देख हैरत से बोला। फिर अपने बेटे से पूछने लगा, सबक सिखाया इसे बाबा हजूर? बहुत शौक चढ़ रहा था इसे शहर जाकर रंगरलियाँ मनाने का। तैमूर खान अपना मोबाइल एक तरफ रखकर आराम से सरदार इस्माइल खान को बोलने लगा, बकवास बंद करो अपनी तैमूर। आजकल रंगरलियाँ कौन मना रहा है, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये उल्टी सीधी दोस्ताना तर्क करके अपने रास्ते दुरुस्त कर लो, और ख़बरदार जो तुमने शमशेर जतोई के पोते को कोई नुकसान पहुँचाया। रोशाने, कमरे में जाकर अपना सामान पैक कर लो। कल सुबह मुझे ज़रूरी काम से शहर जाना, तो मैं खुद छोड़ कर आऊँगा। अम्मा हजूर से बात कर ली है मैंने। सरदार इस्माइल खान की बात पर तैमूर खान के माथे पर शिकने वाज़ेह हुई, जबकि रोशाने ने सादतमंदी से सर हिलाकर तैमूर खान के कमरे से निकल गई। एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में वो और शमरोज़ जतोई ऑफिस से काफ़ी लेट उठे थे। शमरोज़ जतोई जैगम को थोड़ी देर में आने का कहकर खुद फाइल देखने लग गया, जबकि जैगम बेसमेंट में आकर गाड़ी में बैठने ही लगा तब वो आहट की आवाज़ पर मुड़ा। उसके पीछे 4 आदमी खड़े थे और चारों के हाथों में डंडे मौजूद थे। ऑफिस के सारे वर्कर्स और क्लाइंट्स तकरीबन सब जा चुके थे, इसलिए बेसमेंट खाली था। एक अकेले को मारकर हीरो समझने लग गया है खुद को, ज़रा हमसे मुकाबला करके दिखा। उनमें से एक आदमी जैगम को बोला, तब वो समझ गया वो किसकी बात कर रहे हैं और ये सब आदमी किसने भेजे हैं। वो चारों आदमी एक साथ उसकी तरफ बढ़े। जैगम ने एक आदमी को लात मारकर अपना बचाव करते हुए साथ ही उसके हाथ से डंडा छीना। वो बाकी तीनों आदमियों से अकेला मुकाबला करने लगा। वो तादाद में ज़्यादा थे, जैगम ज़्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सका। एक आदमी ने काफ़ी ज़ोर से उसको डंडा मारा, जो कि उसके सर पर लगा और उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया। दूसरा डंडा उसके कंधे पर लगा, जिससे उसके हाथ में मौजूद डंडा नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। अब वो आदमी उसके बाजुओं को पकड़कर उसे काबू कर चुके थे। जैगम के सर से खून बह रहा था। वो बहुत मुश्किलों से अपनी आंखें खोल पाया था। तीसरे आदमी ने अपनी जेब से एक तेज़ धार चाकू निकाला। तभी किसी गाड़ी के तेज़ बजने वाले हॉर्न ने पूरे बेसमेंट में शोर बर्पा किया, जिसे सुनकर वो चारों वहाँ से भाग निकले। उनके वहाँ से जाने के बाद शमरोज़ जतोई गाड़ी के हॉर्न से हाथ हटाकर भागता हुआ जैगम के पास आया, जो कि इस वक्त नीचे गिरा हुआ था। वो जैगम को सहारा देकर गाड़ी में बिठाने लगा।